क्या आप जानते हैं कि भारत में कन्याओं की भ्रूण हत्या कैसे आरंभ हुई थी? मां के गर्भ में ही लड़कियों को मार डालने की परंपरा कहां से आई? इसका दोषी कौन है? भारत का पितृसत्तात्मक समाज, भारतीय संस्कृति या कोई और? इन सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसा है जिसकी आपने संभवतः कल्पना भी नहीं की होगी। 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी देशों के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नलों में कई ऐसे लेख प्रकाशित हुए जिनमें चिंता जताई जा रही थी कि विश्व में गोरे यूरोपीय लोगों की संख्या सांवले और काले लोगों के अनुपात में कम हो रही है। इन लेखों के पीछे निहितार्थ ये था कि जनसंख्या घटने के कारण विश्व भर में श्वेत लोगों की पकड़ ढीली पड़ रही है। यही वो समय था जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पश्चिमी ईसाई देशों के उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे। पश्चिमी एजेंसियां जान रही थीं कि वे अपने देशों में लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकेंगी। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। ये रास्ता था तुलना में अधिक बच्चे पैदा कर रहे एशियाई लोगों की जनसंख्या वृद्धि दर को कम करवाना। सबसे पहले चीन और भारत जैसे देशों को टारगेट किया गया। अधिक संतानोत्पत्ति दर वाले ऐसे सभी विकासशील देशों को समझाया गया कि वे अपने यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का अभियान आरंभ करें। बताया गया कि उनकी सारी समस्याओं का कारण बढ़ती जनसंख्या है, इसलिए बच्चे कम पैदा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकारों ने भी बिना सोचे समझे जनसंख्या नियंत्रण को अपना सबसे बड़ा कार्यक्रम बना लिया। इसके लिए उन्हें मोटी फंडिंग मिल रही थी। भारत ही नहीं, चीन जैसा देश भी इस झांसे में फंस गया। 1960 के दशक में भारत में लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन की तकनीकों को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के रूप में लाया गया था। जैसे ही पता चलता कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है, तो डॉक्टर स्वयं माता पिता को समझाते कि वे गर्भपात करवा लें। इसी दौरान बदनाम अमेरिकी संस्था रॉकफेलर फाउंडेशन के एनजीओ पॉपुलेशन काउंसिल के प्रमुख शेल्डन सीगल को भारत भेजा गया। सीगल की पहचान गर्भ निरोधक उपायों के विशेषज्ञ के रूप में थी। भारत सरकार ने उसे परिवार नियोजन विभाग के निदेशक बीएल रैना का सलाहकार बना दिया। भारत सरकार ने जनसंख्या नीति बनाने का काम एक प्रकार से अमेरिकी संस्था को आउटसोर्स कर दिया। रॉकफेलर के अलावा एक अन्य अमेरिकी प्रभुत्ववादी संस्था फोर्ड फाउंडेशन भी इस अभियान में भागीदार थी। ये दोनों ही फाउंडेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से जुड़े हुए हैं। किसी समाज में कितने लड़के पैदा होते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लड़कियों का जन्म। यदि लड़कियों को पैदा ना होने दिया जाए तो जनसंख्या वृद्धि स्वतः ही रुक जाएगी। अमेरिकी नीति निर्माताओं ने अपनी सारी योजनाएं इसी विचार के आधार पर बनाई। अमेरिकी पत्रकार मारा हवेस्टेनडाल ने इस षड्यंत्र को उजागर करते हुए एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अननेचुरल सिलेक्शन, चूजिंग बॉयज ओवर गर्ल्स and the consequences of a world full of men। पुस्तक के चौथे अध्याय द डॉक्टर में बताया गया है कि कैसे 60 और 70 के दशक में दिल्ली के बड़े अस्पतालों में एमनियोसेंटेसिस नामक चिकित्सकीय विधि से गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता किया जा रहा था। इसका परिणाम था कि इन अस्पतालों में पैदा हो रहे हर 10 में से 7 बच्चा लड़का था। 70 के दशक के आरंभ में भारत में अल्ट्रासाउंड मशीनें आनी शुरू हुईं। अन्य सभी मेडिकल सुविधाओं के लिए भारत एक गरीब देश था, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीनें लाने में धन की कोई कमी नहीं हुई। अमेरिकी एजेंसियों से लेकर UN तक की संस्थाओं ने इसमें सहायता की। वर्ष 1971 में सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट बनाकर गर्भपात को वैध बना दिया।
इसके बाद कन्या भ्रूण हत्याओं का जो अभियान आरंभ हुआ, उसे भारत का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। हर वर्ष लाखों की संख्या में कन्याएं मां के गर्भ में ही मारी जाने लगी। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर स्वयं लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने और गर्भपात कराने की सलाह देते थे। विश्व के सभी पारंपरिक समाजों में पुत्र के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि लड़के युद्ध इत्यादि में उपयोगी होते हैं। लेकिन भारतीय समाज में कन्याओं का विशेष महत्व रहा है। ये सामाजिक संतुलन मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद टूटने लगा। ये दोनों ही किसी युद्ध में विजय के बाद महिलाओं को अपनी भोगदासी अर्थात सेक्स स्लेव बनाते थे। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में लोग कन्या के जन्म को बोझ समझने लगे। बाद के समय में गरीबी और दहेज की कुरीति ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। अमेरिका में बैठी प्रभुत्ववादी संस्थाओं ने समाज की इसी कमजोरी का लाभ उठाया। सेक्स डिटर्मिनेशन का विकल्प मिलते ही बड़ी संख्या में लोगों ने कन्या शिशुओं का गर्भपात कराना आरंभ कर दिया। पुस्तक अननेचुरल सिलेक्शन के अनुसार भारत में पहली कुछ हजार कन्या भ्रूण हत्याएं सबसे बड़े अस्पताल एम्स में की गईं। जो डॉक्टर इसके लिए लोगों को तैयार करते थे, उन्हें ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां तरह तरह से पुरस्कृत करती थीं। उनको ट्रेनिंग के नाम पर विदेश ले जाया जाता था। पुस्तक में ऐसे कई डॉक्टरों के नाम बताए गए हैं। उनमें कुछ आज भी हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे देश के कोने कोने में अल्ट्रासाउंड मशीनें पहुंचने लगी थीं। बड़ी संख्या में बेटियां गर्भ में ही मारी जाने लगी। समाज पर इसके दुष्परिणाम बहुत जल्दी ही सामने आने लगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और दिल्ली के कुछ गांवों में स्त्री पुरुष अनुपात बुरी तरह से गिर गया। हरियाणा में कुछ ऐसे जिले थे जहां 1000 पुरुषों पर 700 से भी कम स्त्रियां थीं। स्थिति जब भयावह होने लगी तो इसका सारा दोष भारतीय समाज और संस्कृति पर डाल दिया गया। वामपंथियों ने कन्या भ्रूण हत्या का कारण हिंदू धर्म ग्रंथों में ढूंढना आरंभ कर दिया। अल्ट्रासाउंड मशीनें लाने वाली संस्थाओं, जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता करने और कन्याओं की भ्रूण हत्या की सिफारिश करने वाले लालची डॉक्टरों और सबसे बढ़कर ऐसी नीतियां बनाने वालों का पाप किसी को पता ही नहीं चलने पाया। जिस समय भारत में ये सब हो रहा था, ठीक उसी समय चीन में और भी बुरा हाल था। पुस्तक अननेचुरल सिलेक्शन में बताया गया है कि चीन के कुछ शहरों में 100 लड़कियों पर 160 से अधिक लड़के पैदा हो रहे थे। चीन में भी ये काम जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर हो रहा था। अनुमान लगाया गया है कि पूरे एशिया में 4 दशक में 16 करोड़ से अधिक कन्याओं की मां के गर्भ में हत्या की गई। वर्ष 1994 में भारत सरकार ने प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर रोक लगा दी। इसके बाद स्थितियों में धीरे धीरे सुधार आरंभ हुआ। यहां एक प्रश्न उठता है कि जो शक्तियां गैर श्वेत या नॉन वाइट जनसंख्या को कम करना चाहती हैं, उन्होंने क्या केवल एक ही उपाय किया होगा? भारत में बिक रही विदेशी दवाओं, बेबी फूड सप्लीमेंट्स और टीकाकरण इत्यादि के दीर्घकालिक प्रभावों पर क्या कभी कोई गंभीर अध्ययन हुआ? जो फूड हैबिट हम पर थोपा जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? नेस्ले जैसी कंपनियां किस योजना के अंतर्गत नवजात बच्चों के दूध में प्रोसेस्ड शुगर मिला रही थीं? बॉर्नवीटा और केलॉग्स जैसी कंपनियां हेल्थ फूड बताकर जो बेच रही हैं, वो हमें कहीं अंदर से खोखला तो नहीं कर रहा? बीते कुछ दशकों में भारत में जिस प्रकार से मिसकैरेज, अधिकतर ऑपरेशन से बच्चों का जन्म और प्री मैच्योर डिलीवरी के केस बढ़े हैं, क्या वे सामान्य हैं? प्रजनन दर अर्थात फर्टिलिटी रेट में आ रही तेज गिरावट के कारणों की क्या कभी कोई समीक्षा की गई? हमें समझना होगा कि अमेरिका और यूरोप की कथित शोध संस्थाएं जो कुछ भी बताती हैं,
उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। उनके लिए हम एक उपनिवेश से अधिक कुछ नहीं है। वे कभी हमारा भला नहीं चाहते। भारत में बनने वाली दवाओं और आयुर्वेद पर आए दिन होने वाले हमले अनायास नहीं हैं। कोविड की जो वैक्सीन भारत में बनाई गई, उनके विरुद्ध चल रहा अंतर्राष्ट्रीय अभियान भी उसी का हिस्सा है। भारतीय खान पान की वस्तुओं के विरुद्ध होने वाले दुष्प्रचार के पीछे कौन है, ये समझना भी बहुत कठिन नहीं। भारत लंबे समय तक विदेशी दवा कंपनियों के लिए गिनी पिग की तरह रहा है। आगे ऐसा ना होने पाए, इसके लिए सरकारों और जनता को अधिक सतर्क रहना होगा। भोजन और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषयों में विदेशी एजेंसियों की चैरिटी को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उसे स्वीकार करना चाहिए। अनजाने में ही सही, किंतु एक समाज के रूप में हम पर करोड़ों कन्याओं की हत्या का पाप है। ये देखना होगा कि अलग तरीकों से वे नरसंहार आज भी तो नहीं चल रहा। भारतीय समाज और संस्कृति में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि पश्चिमी मजहबी शक्तियां अब उन पर कोई कुदृष्टि ना डालने पाए।